देखो, proposed dividend, proposed dividend के लिए लिखो, it is shown as contingent liability. It is shown as a contingent liability by way of a footnote. ठीक है, अब इसका रीजन जस्ट शॉर्ट में तुम लोग समझ लो. एक्चुअली प्रपोज डिविडेंड का क्या मतलब होता है. जैसे सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 2019-20 का. ठीक है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020. ओके, सो हम लोग 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, मतलब वी आर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020. दैट मीन्स जो मेरे पास जो बैलेंस शीट भी है करंट ईयर उसका हो गया 31 मार्च 2020 और प्रीवियस ईयर हो गया 31 मार्च 2019. ओके, हमेशा जिस ईयर का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट इज माय करंट ईयर और उसके पहले वाला अकाउंटिंग ईयर इज माय प्रीवियस ईयर. तो ये मेरा पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस शीट के एंड में प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ रहेगा एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. दैट मीन्स कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग तुम लोगों को पहले से पता है कि वो अभी मेरा एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है. इट डिपेंड्स कि ये एक्चुअल पेमेंट होगा या नहीं होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो इट विल बी गिवन एज अ फुटनोट. कैसे दिया हुआ रहेगा, प्रपोज्ड, सपोज नीचे दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर इज 90,000 एंड फॉर प्रीवियस ईयर इज 70,000. सपोज ऐसे करके दिया हुआ रहेगा तुम्हारे बैलेंस शीट में नीचे में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. अब क्या होता है, करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो डिविडेंड है जो अभी एक बार के लिए कंपनी ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग करंट ईयर में 90,000 का डिविडेंड देना चाहते हैं. बट अल्टीमेटली ये डिविडेंड अप्रूव कौन करता है, द डिविडेंड इज टू बी अप्रूव्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. दिस इज फॉर योर नॉलेज. थोड़ा सा ये पता रहना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं. इसलिए these questions will not be asked, but you should know कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं. इस ईयर का डिविडेंड है पर हम लोग इसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. करंट ईयर मतलब 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट्स पे बेस करके डिसाइड हुआ है कि वी विल पे अ डिविडेंड ऑफ 90,000, बट this amount has to be approved by all the shareholders at the AGM, and AGM is held after the date of the balance sheet. जब ये अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद एक नया अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट हो जाएगा तब वो AGM होगा, तब वो अप्रूव होगा और उसके बाद पेमेंट होगा. तो जब तक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मिल रहा है इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. हमने जस्ट एक सजेशन दिया है, बोर्ड ने जैसे एक सजेशन दिया है कि लेट्स पे 90,000 एज डिविडेंड फॉर दिस ईयर. ओके, एंड लास्ट ईयर 31 मार्च 2019 को उन्होंने जो डिविडेंड प्रपोज किया था वो था 70,000. वो 70,000 का डिविडेंड इस अकाउंटिंग ईयर में अप्रूव हुआ है और पे हुआ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इस ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में अप्रूव होके पे होता है. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड उसके भी नेक्स्ट ईयर में अप्रूव होता है और पे होता है. तो ऐसे देखा जाए तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए करंट ईयर का डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल. सिंपली रिमेंबर दिस
कि जो मेरे नोट में दिया हुआ रहेगा प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर, इट हैज टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, उसको पूरा इग्नोर कर देना है. वी विल सिंपली डील विद दिस प्रीवियस ईयर का डिविडेंड. इज दिस क्लियर? Current year dividend will be given, previous year ka dividend will be given, and I am talking about the final proposed dividend. Interim dividend paid जो भी दिया हुआ है उसको तो as it is add कर देना है, उसको लेके there is no such rule. But proposed dividend जो दिया हुआ रहेगा, two figures will be given, current year, previous year. Ignore the current year and add the previous year dividend. तो उसके लिए मैं लिखवा दे रही हूँ, यहाँ पे लिखो, ये पॉइंट लिखो. पॉइंट नंबर 1 लिखो यहाँ पे, proposed dividend for the previous year, write it down, proposed dividend for previous year is added for calculating net profit before tax, is added for calculating net profit before tax, and deducted under cash flow from financing activities, deducted under cash flow from financing activities as an outflow. Proposed dividend for previous year is added for calculating net profit before tax. अभी हम लोगों ने जो अभी net profit before tax का calculation देखा, वहां पे जो add dividend paid, वो ये वाला dividend pay होगा. ठीक है, this dividend, proposed dividend for the previous year will be given. This will be added to my net profit before tax, and later on financing activity वाले part में हम लोग अभी आए नहीं हैं. But when we do the full cash flow statement, so then when we reach our financing activity wala part, wahan pe this same amount will be deducted, because this is the amount of dividend that has been paid, resulting in an outflow of cash. Is this clear to all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. And second point yahan pe likho, no effect is given to proposed dividend for the current year. तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. करंट ईयर के डिविडेंड का हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना है. प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे, which is something that we will be doing later. Abhi we are learning the calculation of net profit before tax. Okay. तो interim dividend paid will be given, simply given in the question, उसको हम लोग ऐड कर देंगे. Proposed dividend previous year और current year का दिया रहेगा, सिर्फ previous year वाले को हम लोग ऐड कर देंगे. फिर नेक्स्ट आइटम मेरा क्या था? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, राइट? नेक्स्ट लिखो ट्रांसफर टू रिजर्व्स. नाउ ट्रांसफर टू रिजर्व इज वेरी सिंपल. हाउ डू यू फाइंड द अमाउंट दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रिजर्व? एनी आइडिया? हाउ डू, हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर हुआ है? Suppose if I am talking about general reserve, transfer to reserve में मैंने दो आइटम लिखाया, general reserve and DRR. एक बार के लिए general reserve देखो. तो how do I understand कि what amount has been transferred to general reserve, which I will be adding to net profit before tax? Okay.
हम लोगों को बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट? बैलेंस शीट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बैलेंस शीट में यू हैव एन आइटम कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट? अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो नोट्स टू अकाउंट्स पोर्शन है उसमें मेरा सपोज दिया हुआ है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस और सपोज डीआरआर सपोज दिया हुआ है, ठीक है? एंड मैंने बोला यहाँ पे बैलेंस शीट में ऑलवेज 2 years का फिगर विल बी गिवन। द फर्स्ट कॉलम इज जनरली करेंट ईयर एंड द सेकेंड कॉलम इज प्रीवियस ईयर। तो मान लो जनरल रिजर्व में करेंट ईयर में दिया हुआ है 10,000, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 7,000। तो बस हम लोगों को ये प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर के बैलेंसेस को कंपेयर करना है। विधि, प्रीवियस ईयर में जनरल रिजर्व में क्या अमाउंट था? What was the balance in my general reserve in the previous year? Vidhi? $7,000. And what is the balance in the current year? 10,000. 10,000. इसका मतलब है कि 3,000 का इंक्रीज हुआ है। तो what do you think? Where has this 3,000 come from? What do you think? 7,000 से ये 10,000 कैसे हो गया? Anyone else? 7 से 10,000 कैसे हुआ? पार्टनरशिप में, हाँ बोलो कृतिका। मैम प्रीवियस ईयर अगर 7,000 था तो इस ईयर हमारा वो इनकम बढ़ गया तो जनरल रिजर्व मेरा 10,000 हो गया। नहीं, इनकम बढ़ने से 10,000 कैसे हो गया? क्लियर करो, क्योंकि इनकम जो बढ़ता है उसको तो हम लोग जनरल रिजर्व में तो नहीं डालते, उसको तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डालते हैं। हमारा इनकम का कैलकुलेशन तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से होता है ना। तो जनरल रिजर्व कैसे बढ़ा? पार्टनरशिप में जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था फंडामेंटल्स, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी कभी एक पॉइंट आता था ना कि ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व, याद है? ट्रांसफर 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू रिजर्व। रिमेंबर दिस पॉइंट? तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो प्रॉफिट्स होता है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी में भी तो, कंपनी का भी तो अल्टीमेटली मोटिव ये है ना कि प्रॉफिट्स को हम लोगों को यूज नहीं कर लेना है, उसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हुए हम लोगों को एक अच्छा रिजर्व क्रिएट करना है, राइट? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो हमने बनाया उसमें से हमने टैक्स माइनस किया, हमें मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से फिर जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा आया था स्टेटमेंट ऑफ पीएल में से, उसी में से कुछ अमाउंट मैंने डिविडेंड के लिए एप्रोप्रिएट कर दिया, कुछ अमाउंट मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और कुछ अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही रहने दिया। कैन वी डू दिस? मान लो मेरा इस बार नेट प्रॉफिट आया था 50,000, सो आई डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20,000 और मैंने जनरल रिजर्व में 3,000 ट्रांसफर कर दिया एंड बैलेंस क्या बचा? 27,000, right? 27,000 still remains in my statement of profit and loss. Can we do that? Yes or no? हर्ष? यस मैम। कर सकते हैं ना? तो मेरा नेट प्रॉफिट जो आया था 50,000 का, उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया। तो जनरल रिजर्व मेरा लास्ट ईयर में 7,000 था और जब मैंने इस ईयर और 3,000 उसमें ट्रांसफर किया तो मेरे करंट ईयर का बैलेंस क्या हो गया? 10,000 हो गया। करेक्ट? करंट ईयर का बैलेंस 10,000 हो गया। तो दैट मीन्स 10,000 minus 7,000,
That is 3000 is the amount of transfer to general reserve. और ये 3000 मैंने कहां से ट्रांसफर किया? अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से. तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त आई विल एड इट बैक. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली एक बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कि हम लोगों ने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो जो चीजें माइनस कर दी थी, अब हम उनको फिर से ऐड कर रहे हैं, बिकॉज आई नीड द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे समझ में आएगा हमें? बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर और करंट ईयर फिगर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे. जो डिफरेंस है दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर. ओके, तो प्रीवियस ईयर में रिजर्व 7000 था, इस ईयर में 10000 हो गया. इसका मतलब है 3000 हैज बीन ट्रांसफर्ड. सो आई विल बी एडिंग दिस 3000 टू माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सिमिलरली मान लो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व प्रीवियस ईयर में 0 बैलेंस है और इस ईयर में सपोज 20,000 है. तो इसका मतलब हाउ मच हैव आई ट्रांसफर्ड टू माय डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? कोई ना? My previous year's balance was 0 and current year's balance is 20,000. So how much amount have I transferred to my DRR? 20,000. Full 20,000, right? मेरा previous year का balance 0 था, अब 20 है. इसका मतलब है पूरा का पूरा 20,000 मैंने इस year transfer किया है from my statement of profit and loss. So I will be adding this 20,000 also for calculating my net profit before tax. Is this clear to all of you? यहाँ तक any doubt? No, ma'am. No. ठीक है. Now come to securities premium reserve. मान लो securities premium reserve मेरा previous year में 10,000 था और इस year में 15,000 है. 5,000 से बढ़ा है. इसका हम लोग क्या करेंगे? Ma'am, subtract. Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? Minus 5,000. माइनस क्यों? देखो जनरल रिजर्व भी तो लास्ट ईयर 7 था और इस ईयर 10 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, हमने ऐड किया. डीआरआर लास्ट ईयर 0 था, इस ईयर 20 है, इंक्रीज हुआ है, तो हमने ऐड किया. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी तो लास्ट ईयर 10 था और इस ईयर 15 है, तो हम लोग ऐड 5,000. 5,000 ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. ऐड करेंगे. मैंने जो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन लिखवाया है उसको लिखवाते वक्त मैंने क्या बोला था? जनरल रिजर्व एंड डीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में अगर कुछ भी चेंजेस हुआ है, अगर वो इंक्रीज हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? हर्ष बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब क्रिएट होता है? उसका पेमेंट उनके इसमें होता है शेयर होल्डर्स के. राइट, दैट मींस when shares or debentures are issued at a premium, right? हम लोगों ने जब शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया, 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में इशू किया है, तो द शेयर होल्डर्स विल पे अस 12 रुपीज. इसमें से 10 रुपीज मैं कैपिटल में डालूंगी और 2 रुपीज प्रीमियम में डालूंगी. तो ये 2 रुपीज जो मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आया है, ये शेयर होल्डर्स के पास से आया है. स्टेटमेंट ऑफ पीएल से हमने ट्रांसफर किया है कुछ भी? Have I transferred this from my statement of PL? No. Then why will I add this? इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिखाया है. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये दो रिजर्व्स ऐसे हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ट्रांसफर से क्रिएट नहीं होते. Securities premium reserve is created when you issue shares or debentures at a premium
and capital reserve is created when the company has a capital profit. So that means nothing has been transferred from my statement of profit and loss. तो अगर इनमें कोई भी इंक्रीज है ना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, so that difference will not be added for calculating my net profit before tax. Is this point clear? अब इस पॉइंट को मैं लिखवा दे रही हूँ, एक बार लिखो लिखो पॉइंट नंबर 1 लिखो ट्रांसफर टू रिजर्व का. reserves like general reserve, reserves like general reserve, DRR, etc. are created by transfer from statement of profit and loss. Okay. So if current year's general reserve or DRR is greater than previous year's reserves, the difference is added to net profit before tax. हम लोग बैलेंस शीट में से करंट ईयर का जनरल रिजर्व और प्रीवियस ईयर का जनरल रिजर्व कंपेयर करेंगे. मेरे करंट ईयर का बैलेंस अगर प्रीवियस ईयर के बैलेंस से ज्यादा है, then that difference will be added to net profit before tax as ट्रांसफर टू रिजर्व. एक पॉइंट हमने उसमें लिखा है ना ट्रांसफर टू रिजर्व. तो ट्रांसफर टू रिजर्व में जनरल रिजर्व इतना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इतना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इतना, ये सब जो भी रिजर्व्स हैं उनमें जो जो ट्रांसफर हुआ है वो अमाउंट हम लोग ऐड कर देंगे. सेकेंड पॉइंट लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व is created when shares or debentures, securities premium reserve is created when shares or debentures are issued at a premium. Okay. Capital reserve is created out of capital profits. But they are not created by transferring from statement of PL. Hence, they are not added for calculation of net profit before tax. This point is very important to remember. ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना है. जब तुम लोग सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिख रहा है जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, उस डिफरेंस को ऐड कर दोगे. फिर दिख रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, कैपिटल रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है ड्यू टू सम रीजन. तो स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो लोग उस डिफरेंस को भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देते हैं.
इसलिए ये पॉइंट मैंने क्लियरली लिखा दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैपिटल रिजर्व हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सो इनका जो भी इंक्रीज हुआ है that will not be added for calculation of net profit before tax. Is this point clear to all of you? अच्छा, एक पॉइंट अब यहाँ पे जो तुम लोगों को क्लियर रखना है, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि वी आर एनालाइजिंग द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. हम लोग नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट में वी आर एडिंग एंड डिडक्टिंग सर्टेन आइटम्स. उसका रीजन क्या है? जैसे हम लोगों ने डिविडेंड को जो ऐड किया है उसका रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डेफिनेटली अ कैश आउटफ्लो. ये पॉइंट सबको क्लियर है राइट? कि हम लोग जो डिविडेंड पे कर रहे हैं, आई एम पेइंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स देयर इज अ कैश आउटफ्लो फॉर द कंपनी. But we are still adding it back. Why? Because we are preparing this portion for operating activities. इसलिए इस कैश आउटफ्लो को हम कहाँ दिखाएंगे? अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में. अभी we are discussing operating activities. Second, transfer to reserve. Transfer to reserve को हम add back क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि रिजर्व का जो ट्रांसफर है that is just a book entry, right? मेरा इस ईयर का प्रॉफिट हुआ 1 लाख. उस 1 लाख में से 20,000 को मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में नहीं रख के जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो ये तो बस मेरा एक बुक एंट्री हुआ है ना. एक्चुअल में कोई कैश फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? आंसर दिस. जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इस बार का, उसमें मेरा प्रॉफिट आया 1 लाख का एंड आई डिसाइडेड कि इस 1 लाख के प्रॉफिट में से 20,000 का अमाउंट हम एक रिजर्व में ट्रांसफर करके रख दे रहे हैं. तो जब ये 20,000 मैंने पीएल अकाउंट से जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, इज देयर एन एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, और इज दिस जस्ट अ बुक एंट्री? कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है. कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है. ओके, एनी अदर आंसर? मैम बुक एंट्री में खास सर. राइट, दिस इज बहुत जस्ट अ बुक कंपनी से तो बाहर जा नहीं गया ना हम लोग का, नई Right. कंपनी का अंडर. एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट अ बुक एंट्री कृतिका. हम लोगों ने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और अकाउंट का भी मतलब है लेजर अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेरा प्रॉफिट आया था 1 लाख का, उसमें से हम लोगों ने पहले से 20,000, जैसे हम लोग अपने घर में नहीं करते, मान लो मेरा इनकम हुआ है इस बार 1 लाख सपोज, तो 1 लाख में से मेरे पास पूरा का पूरा 1 लाख आ गया इनफ्लो. मेरा इनकम अगर सपोज 1 लाख का है, मुझे मेरी सैलरी मिली 1 लाख, तो उस 1 लाख को की सैलरी में से मैंने 20,000 अलग से एक बॉक्स बना के रखा है, उसमें डाल दिया कि ये मेरा सेविंग्स है, इसको हम यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, वरना ये 20,000 का मुझे कुछ नहीं करना. तो ये तो मैंने अपने मेन इनकम के बॉक्स से निकाल के एक सेविंग्स के बॉक्स में 20,000 डाला है, पर अमाउंट तो मेरे घर में ही है. 1 लाख को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 80 और 20. आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? तो मेरे घर से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ ना. तो रिजर्व में जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे वो उसको हम एड बैक क्यों कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में? बिकॉज देयर इज नो कैश flow involved here. There is neither a cash inflow nor a cash outflow, and that is why we are adding it back. Okay, now come to provision for tax. Now provision for tax में टैक्स तो डेफिनेटली पे होता है. टैक्स तो पे कर रही है कंपनी. जब टैक्स पे कर रही है तो आउटफ्लो हो रहा है कैश का कि नहीं हो रहा है? When the company is paying tax to the tax authorities, is there an outflow of cash or not? हो रहा है.
ऑफ कोर्स, तो इसमें इसमें कोई किसी और का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? इज दिस, ये तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ना। आज अगर हम टैक्स पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से तो जा रहा है ना, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश आउटफ्लो यहाँ पे हो रहा है, बट फिर भी हम लोग इसको ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग, हम लोगों के कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक बार के लिए कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पे अराइव करने के लिए आई एम सिंपली एडिंग माई टैक्स बैक to calculate my net profit before tax, but then the actual tax paid will be deducted later because there is an actual cash outflow. Okay, और उसका अब पूरा नोट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे।